हाँ भाई, सभी को नमस्कार। क्या चल रहा था अपना? दिखा दे एक बार। शिक्षा नीति है। अच्छा, महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे कुछ बात हुई, चलो एक बार रिवाइज करते हैं, है ना, जो कल हमने पढ़ा है उन चीज़ों। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था, एक सूत्र बताया था, आप लोगों को याद हो तो। कौन सा था? 5 + 3 + 4, बस याद कर लेना। उसके बाद एक और बताया, FLN। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ये, हमारी शिक्षा का एक नया नवाचार है FLN, इस समय जो चल रहा है। उसके बाद बताया था ECCE, बताया था कुछ, क्या था ये? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये मोटी मोटी बातें। फिर मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट बदलने वाली चीज़, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ये सब क्या हो जाएंगे? मिक्सअप। दूसरी बात बताई थी, मातृभाषा में शिक्षा कौन सी कक्षा तक? 5वीं तक तो अनिवार्य, 8वीं तक बढ़ाई जा सकती है। फिर एक मूल्यांकन केंद्र की बात कही थी, नेशनल असेसमेंट सेंटर, राष्ट्रीय आकलन केंद्र। क्या नाम होगा? परख नाम होगा। और ये एक बार तो पूछ भी लिया परख, अभी तो पता नहीं कितनी बार और पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, और हमने छोटी छोटी बातों पर क्या की थी चर्चा, जैसे शिक्षक शिक्षा 30:1 के अनुसार टीचर होंगे हमारी शिक्षा नीति में, ये कहा गया। क्या अनुपात रहेगा? 30:1 रहेगा। अब हम देखेंगे इसमें 8 अध्याय। उन 8 अध्यायों में जो मूल बातें थी वो तो मैंने बाहर लिखवा दी अध्याय से। अब उनका क्या लिखेंगे हम? नाम लिखेंगे अध्यायों का। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आई, ऐसे भी कुछ बताया था, ए क्यों। क्या है कि मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, लेकिन आप लोगों को भूलने नहीं दूंगा। बताओ, ए का मतलब? अगली ए का मतलब? अगली ए का मतलब अकाउंटेबिलिटी। अगली ए का मतलब? ई का मतलब? क्यू का मतलब? और इसी के कारण तो SDG04 क्या है ये? सार्वभौमिक गुणात्मक, यानी शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ी, और उसी पॉलिसी का नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब लिखो अध्याय। अध्याय लिख लीजिए एक एक करके सारे नाम। अध्याय नंबर 1, पहला अध्याय, हेडिंग डालिए अध्याय 1। लिखो भाई इसमें, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखभाल और शिक्षा। कल लिखवा चुका था ये नाम, याद आया हो तो। ECCE कोष्टक में लिखो जल्दी से इसका। प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखभाल और शिक्षा कितने साल तक दी जाएगी? 8 वर्ष तक। लिखो, ये शिक्षा कहां तक होगी? 8 वर्ष तक। उसके बाद लिखिए इसी में 2030 तक इसे प्राप्त किया जाना है। अवधि क्या रखी है? 2030 तक प्राप्त किया जाना है। दूसरी लाइन लिखो, यह शिक्षा आंगनवाड़ी व प्राथमिक स्कूलों में दी जाएगी।
आंगनवाड़ी व प्राथमिक स्कूलों में दी जाएगी, जिन्हें बाल वाटिका कहा जाएगा, जिन्हें बाल वाटिका कहा जाएगा। तो याद रखना इसकी अवधि 2030। उसके बाद लिखिए दूसरा अध्याय, अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, कल आ चुका इसका नाम FLN। और इसमें लिखिए दो 2025 तक कक्षा 3 तक, 2025 तक तथा कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने व अंक गणित, पढ़ने लिखने व अंक गणित की क्षमताओं का विकास किया जाएगा, क्षमताओं का विकास किया जाएगा। अध्याय नंबर 3, नाम लिखिए ड्रॉप आउट रेट कम करना। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट रेट कम करना, यानी जो स्कूल छोड़ देते हैं उन बच्चों को, जो अनुपात है उस रेशो को क्या करना है, कम करना। ड्रॉप आउट रेट कम करना और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। तो इसके अंदर तो सीधा सा यही है कि ऐसे कार्यक्रम चलाओ कि बच्चे स्कूल से जुड़ें और कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हो, बीच में स्कूल नहीं छोड़े, और आसानी से बच्चे की पहुंच में स्कूल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि स्कूल इतनी दूर हो कि बच्चा आवागमन ही नहीं हो पाए। अगला लिखिए अध्याय नंबर 4। अध्याय 4, स्कूली पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र। स्कूली पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें लिखो 5 + 3 + 3 + 4। सूत्र लिखो 5 + 3 + 3 + 4 पर आधारित पाठ्यक्रम बनाना, आधारित पाठ्यक्रम बनाना। अध्याय नंबर 5, शिक्षक। अध्याय नंबर 5 नाम है उसका टीचर, शिक्षक। और इसमें लिखिए छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 का।
छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 का रखा गया। 30:1, 30 बच्चों पर एक अध्यापक। दूसरी लाइन लिखिए, रिटायर अध्यापकों को दोबारा बुलाना। क्यों बुलाया जाता है? ताकि उनके अनुभव का लाभ बच्चों को मिले। रिटायर अध्यापकों को पुनः बुलाना। अगली लाइन में, प्रत्येक अध्यापक अपना व्यावसायिक विकास करने के लिए, प्रत्येक अध्यापक अपना व्यावसायिक विकास करने के लिए लगभग 50 घंटों के सतत व्यावसायिक विकास, 50 घंटों के सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में हिस्सा लें। सतत व्यावसायिक विकास, सतत को अंग्रेजी में कंटिन्यूअस, व्यवसाय को प्रोफेशन और विकास को डेवलपमेंट। यानी अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए कोई भी कार्यक्रम चलाए सरकार, तो लगभग देखिए कितने घंटे भाग ले एक साल में, 50 घंटे। ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अंडरलाइन करो इसको, 50 घंटे कार्यक्रम में जाना जरूरी। उसके बाद लिखिए अध्याय 6, समता मूलक और समावेशी शिक्षा। समता मूलक और समावेशी शिक्षा। दो शब्द हैं, समता यानी समान, सभी को शिक्षा के अवसर कैसे मिले? समान। ऐसे नहीं जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाए, आर्थिक आधार पर भेदभाव किया जाए, ऐसे कोई भेदभाव नहीं किए जाएं। दूसरा देखिए, लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है। लड़कियों को तो देखिए पढ़ाते नहीं है, लड़कों को क्या करते हैं? पढ़ने भेज दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? जेंडर के आधार पर देखिए भेदभाव। इन भेदभावों को क्या करना? समाप्त। दूसरा है समावेशी। समावेशी का मतलब यह है कि शिक्षा में सभी का समावेश होना जरूरी है। विकलांग बच्चा छूट जाता है हमारा, उसको शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि वो विकलांग बच्चा देखिए खुद चल नहीं सकता। स्कूल चल के आएगा तो कोई ना कोई उसके साथ आएगा लाने के लिए, उठाने बैठने के लिए। अब वो आदमी अपना काम धंधा छोड़ के आएगा, उसको उठाएगा बिठाएगा, तो भाई जब एक और व्यक्ति उसके साथ लग गया तो उसका रोजगार कहाँ गया? इसलिए सरकार देखिए इसके लिए सारे प्रकार के भत्ते देती है। जैसे एक बच्चे को लेकर आए पढ़ने के लिए अपने साथ, तो रीडिंग भत्ता, आने जाने में देखिए लाने ले जाने के लिए एस्कॉर्ट भत्ता, सहायता करने के लिए एस्कॉर्ट भत्ता। ऐसे हर प्रकार के भत्ते दिए जाते। जिस तरह का विकलांग बच्चा होगा उसे उसी तरह का क्या दिया जाएगा? या सहारे की आवश्यकता है, गाड़ी की आवश्यकता है, या साइकिल की आवश्यकता है, जो भी चीज़ हो, तभी तो शिक्षा होगी समावेशी, जब प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलेगी। इन बातों पर जोर दिया गया है। लिख लो इसमें एक लाइन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, सोशियो इकोनॉमिकली और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, यानी जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से क्या हो? वंचित हो। एवं विशेष शिक्षा क्षेत्र, स्पेशल एजुकेशन जोन,
की पहचान कर योजना बनाना। विशेष शिक्षा क्षेत्र की पहचान कर योजना बनाना, यानी जहां शिक्षा से ज़्यादा वंचित बच्चे हैं उनको क्या घोषित किया जाएगा? विशेष शिक्षा क्षेत्र की यहां विशेष शिक्षा आवश्यकता है। पहले पता क्या नाम था? एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक छांट लिए थे सरकार ने 2001 में। और राजस्थान में अपने यहाँ देखिए, जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक थे उनको अलग से पहचान की गई। और पहचान करने के बाद सरकार ने, देखिए 180 आए थे अपने यहाँ, फिर सरकार ने कार्य योजना बनाना शुरू किया कि पहले उन ब्लॉक में डेवलपमेंट करो ताकि सामान्य हो जाएं सारे ब्लॉक एक साथ, और सभी ब्लॉकों में योजना करेंगे। जिनकी शिक्षा अच्छी हो तो और ज़्यादा ऊंचे चले जाएंगे, और पिछड़े हैं और ज़्यादा पिछड़े रह जाएंगे। इसलिए पहले पिछड़ों को आगे लाओ और फिर बराबर करके फिर योजना चलाओ। तो अब एक नया कार्यक्रम चला रहे हैं, विशेष शिक्षा जोन। पहले क्या था? ब्लॉक्स। अब क्या बना दिया? जोन बना दिया। देखिए स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे। अभी बनाए नहीं है, बना रहे हैं, चल रही है कार्य योजना की कौन से क्षेत्र ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनमें डेवलपमेंट पहले करो, उनमें स्कूलें खोलो, टीचर्स पहुंचाओ ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। लिखो दूसरी लाइन इसमें, दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को अपनाया जाए। दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को अपनाया जाए। अब लिखो इसके बाद अध्याय 7। विद्यालय परिसर के माध्यम से संसाधन और प्रभावी प्रशासन नाम है विद्यालय परिसर के माध्यम से संसाधन एवं प्रभावी प्रशासन। विद्यालय परिसर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये अंग्रेजी में कहा जाता है स्कूल कॉम्प्लेक्स। बाजार में गए हो कॉम्प्लेक्स में? देखा है कॉम्प्लेक्स क्या होता है? क्या होता है कॉम्प्लेक्स? जो देखा वही तो बताना है, फिर भी सोच रहे हैं। एक ही जगह विभिन्न प्रकार की दुकानें और वहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन अवेलेबल होते हैं, ऐसे ही कहा गया है। देखिए स्कूल कॉम्प्लेक्स, पूरी पंचायत के अंदर एक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा जिसका दायरा होगा 5 से 10 किलोमीटर के एरिए में। पहले भी आया था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन लागू नहीं हो पाया ये कंसेप्ट। कोठारी आयोग ने दिया था सबसे पहले कि स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो भारत सरकार ने कहा इतने संसाधन है ही नहीं, लेकिन अब फिर आ गया ये स्कूल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए स्कूल कॉम्प्लेक्स में ये होगा 5 से 10 किलोमीटर के एरिए में सभी प्रकार के स्कूल स्थापित करना। सभी प्रकार के, चाहे प्राथमिक स्कूल हो, चाहे उच्च प्राथमिक स्कूल हो, और चाहे उच्च माध्यमिक, माध्यमिक तो होता ही नहीं है, उच्च माध्यमिक, तीनों प्रकार के स्कूल बच्चे के लिए उपलब्ध हो। और बच्चा चाहे उस स्कूल में पढ़ने जाए जहाँ उसको लगता है कि यहाँ टीचर ज़्यादा अच्छे। ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कितनी बताई? 5 से 10 किलोमीटर की। और इन्हीं में खेल का मैदान हो एक उस पंचायत में, एक लाइब्रेरी हो बहुत शानदार, एक कंप्यूटर लैब भी हो वहाँ पर। इस तरह से बच्चे से संबंधित सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स में।
और उस बच्चे को यहाँ से वहाँ क्लास से बदलने का भी वो दी जाएगी छूट। यहाँ विज्ञान पढ़ना चाहता है, इस स्कूल में गणित पढ़ना चाहता है, जहाँ अच्छी होंगे वो पढ़ सकता है। और इसका एक अधिकारी होगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए। स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट क्या बनाई जाए? कमेटी बनाई जाए। देखिए, अब तक तो हम पढ़ रहे थे एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पढ़ते थे। अब क्या हो गया? स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए और इस कमेटी को स्वायत्तता दी जाए और ये चलाएगी इस स्कूल को। स्वायत्तता का मतलब उसे फ्री छोड़ दिया जाए, ये तुम्हारा एरिया कॉम्प्लेक्स, अब कैसे चलाओगे अधिकारी जाने। उस अधिकारी को इतनी शक्तियां दी जाए वो किसी का ट्रांसफर कहीं भी कर सके, पूरी व्यवस्था को वो अपने आप करेगा, कोई भी संसाधन नहीं है तो ये अधिकारी उपलब्ध कराएगा इन स्कूलों में। अब आप सोचिए ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाए तो कितनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। फिर तो हमारे गांव ही क्या बन जाएंगे? शहर बन जाएंगे, जहां सारी सुविधाएं होंगी, लाइब्रेरी होंगी अच्छी, खेल के मैदान होंगे, इंडोर और आउटडोर वाले गेम्स आयोजित होने लगेंगे। उसके अलावा देखिए कंप्यूटर लैब हो बच्चों के लिए सीखने के लिए, और विभिन्न प्रकार के स्कूल हो उनके पास, सब जैसा स्कूल बच्चा चाहे उस स्कूल में जाए। लेकिन दायरा क्या है? 5 से 10 किलोमीटर में। और सरकार कर भी रही है इस कार्य योजना पर काम। अभी थोड़े दिन पहले इसमें सेमिनार वगैरह आयोजित किए थे, उनमें भाग भी लिया हम लोगों ने, और वो अपने प्लान बता रहे थे। बताओ कैसे करें अब इसको, क्योंकि इसमें तो केवल ये लिख दिया कि कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएं, नीति में तो करना कैसे है अब इस काम को, उसकी कार्य योजना बनेगी। अब कार्य योजना कोई एक व्यक्ति थोड़ी बना सकता है, जगह जगह सरकार सेमिनार आयोजित करवाएगी, शिक्षाविदों के विचारों को सुनेगी, अच्छे विचारों को जोड़ेंगे और फिर इस योजना को लागू करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और मुझे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगता है ये। अगर गाँवों को डेवलपमेंट करना है तो इससे अच्छा कॉम्प्लेक्स ना वो डेवलपमेंट का कोई एरिया हो ही नहीं सकता। इसलिए ये एक अच्छी, पहले ये उसमें चलती थी अपने फर्स्ट ग्रेड में, वहाँ पढ़ाते थे हम स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। आया हुआ क्वेश्चन भी था ये। राजस्थान ने सबसे पहले लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन संसाधनों के अभाव में क्या हो गया? खत्म हो गया ये कंसेप्ट। तो अपना क्या है ये? स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स में आप चित्र बना लो, इसमें 5 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र, ताकि हमें देखते ही समझ में आ जाए। और एक स्कूल का नाम लिख लो, प्राथमिक पीएस, और एक उच्च माध्यमिक, एक लिख लो यूपीएस, एक लिख लो खेल का मैदान, एक लिख लो पुस्तकालय, और उसके बाद एक कंप्यूटर लैब, सभी प्रकार के देखिए रिसोर्सेज उपलब्ध कराना, ये कंसेप्ट रहेगा। और इसको क्या दी जाएगी? स्वायत्तता। और प्रबंधन कौन करेगा? एससीएमसी, स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी, या डेवलपमेंट कमेटी बना दो इसकी, स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। जो भी कुछ बनाने की योजना है, जो बनेंगी वो देखेंगे कि क्या बनती है, मैनेजमेंट बनती है या डेवलपमेंट कमेटी बनती है। SCMC, SC क्या है? स्कूल कॉम्प्लेक्सिंग, इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है वहाँ। और MC तो जानते ही हो आप, मैनेजमेंट कमेटी। लिखो भी 8वां अध्याय, अध्याय 8, नाम लिखिए
स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण, स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण। अब कुछ मानक और मापदंड तय किए जाएंगे, स्कूल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और जो तय किए जाएंगे वो हमारी शिक्षा नीति का क्या होंगे, भाग बनेंगे। तो 8वें अध्याय में क्या है, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण करने की बात कही गई है। अब नेशनल लेवल पर तो कौन करेगा, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, और स्टेट लेवल पे कौन करेगा, राज्य का देखिए शिक्षा मंत्रालय इनका निर्धारण करेगा। इस तरह से देखिए हमारी शिक्षा नीति में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय थे हमारी स्कूल से रिलेटेड, जिनको हमने पढ़ा। इनके अलावा देखिए जो बाकी चीज़ें आती हैं वो किस पर आधारित हैं, अपनी जो सामान्यतः हम जिन चीज़ों को देखते हैं वो आधारित देखिए हमारी कॉलेज शिक्षा, और कॉलेज शिक्षा अपने कोर्स में है नहीं, क्योंकि हम तो किसकी बात करेंगे, स्कूली शिक्षा की। और उससे रिलेटेड कितने अध्याय हैं, 8, जिन्हें हमने पढ़ा है।